नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे आपके अपने CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये हमारा फिल्म एक्टिंग से संबंधित जो 19वें एपिसोड का दूसरा भाग है और इसमें हमारा जो आज का विषय है विश्वास और सच्चाई की चेतना, भूमिका की मानवीय आत्मा की रचना, जिसके बारे में स्टैनिस्लॉवस्की ने क्या कहा है। और उसके बाद एक और उप विषय है अभिनय की मनोवैज्ञानिक तकनीक। अभिनय की मनोवैज्ञानिक तकनीक। दोस्तों, विश्वास की सच्चाई की चेतना के अंतर्गत पिछले एपिसोड में हमने भूमिका के शारीरिक स्वरूप की रचना कैसे की जाती है के संबंध में जानने और समझने की कोशिश की। कैसे जो चरित्र आप निभाने जा रहे हो उसकी आपको समाज में पता करना पड़ता है, कैसा व्यक्ति है, वो सारी चीज़ें हमने पिछले एपिसोड में बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया था। अब इसी क्रम में आज हम भूमिका की मानवीय आत्मा की रचना के बारे में स्टैनिस्लॉवस्की के विचार हैं उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि वस्तुतः जब कोई अभिनेता अपने किरदार के साथ आत्मसात कर लेता, देखिए आत्मसात, किरदार की जो आत्मा है उसको अपने अंदर पैदा करता है और अपनी आत्मा जो है उसको उसका प्रभाव कम कर देता है और किरदार की आत्मा उनकी आत्मा पे हावी हो जाए अभिनेता की, तो वो होता है कि भूमिका की मानवीय आत्मा की संरचना। अब ये होता कैसे है? जैसे हमने पिछले एपिसोड में किया कि जैसे ही वो शारीरिक रचना करता है फिर वो वाचिक अभिनय पे अपना ध्यान साधता है, ध्यान केंद्रित करता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली कोई भी जो विचार है, कोई भी जो भावना है वो हमारे जो शरीर को, मन को प्रभावित करती है, वो हमारे आत्मा को भी प्रभावित करती है। उनका कहना है कि जब कोई अभिनेता अपने किरदार के साथ आत्मसात कर लेता है तो उसे इस बात का आभास ही नहीं होता कि उसके भीतर भूमिका की संरचना हो चुकी है। और इस बात का प्रमाण है कि जैसे विभिन्न भौतिक व्यापारों में अभिनेता आंतरिक विश्वास के साथ अभिनय करता है, विभिन्न भौतिक व्यापारों में तम्बाकू खाना, हाथ में अगर वो वर्दी पहनने के बाद हाथ में अगर दरोगा है तो डंडा लेगा, है, बुजुर्ग व्यक्ति है तो चश्मा मोटा लगाएगा, है, और उसके बाद भक्त है तो वो गले में मालाएं पहनेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। वो क्या करता है कि जो भी हमारा आहार अभिनय के अंतर्गत आता है वो जब धारण कर लेता है और वो उस भावनाओं को हृदय से महसूस करता है, दिमाग से नहीं है। डोंट बी कॉन्शियस। जो भी आएगा उसके पास वो सबकॉन्शियस से आएगा, अचेतन मस्तिष्क अवचेतन मस्तिष्क से उस भूमिका की आत्मा की संरचना होगी। अब क्या होता है कि उनका क्या कहना है कि स्वाभाविक रूप से शरीर और आत्मा के बीच संबंध जो होता है अविच्छिन्न होता है। अगर आत्मा नहीं तो शरीर नहीं, शरीर नहीं तो आत्मा नहीं। ये दोनों बिल्कुल जो है एक की जीवंतता दूसरे में जीवंतता का संचार कर देती है। व्हेन योर बॉडी बिकम्स अलाइव, ऑटोमेटिकली योर सोल विल बी ऑल्सो अलाइव। ओके, ठीक है। अब यांत्रिक प्रयासों को छोड़कर प्रत्येक भौतिक चेष्टा में भावना का एक आंतरिक स्रोत होता है। जो भी हम वहाँ पर मंच पर करने जा रहे हैं, कैमरे के सामने करने जा रहे हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड से हमें सारी प्रेरणा मिलती है, सारा प्रोत्साहन मिलता है और वो डायलॉग को हम उसी किरदार के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं और उस भावनाओं को ग्रहण करने के बाद हम जो है एज ए अभिनेता उस किरदार के साथ आत्मसात कर लेते हैं। प्रत्येक भूमिका में आंतरिक और बाहरी और आंतरिक धरातल होते हैं जो एक दूसरे के अंदर अंतर्निहित है, गुथे हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। और दोनों जब एक दूसरे से अंतर्निहित है तो उनके जो उद्देश्य हैं
सामान्य उद्देश्य की होता है। किरदार को निभाना, वाचिक अभिनय करना, भावनात्मक रूप से अपने आप को प्रस्तुत करना, तो क्या होता है, समान उद्देश्य दोनों को जोड़ देता है और उनके पारस्परिक संबंध को सुदृढ़ कर देता है। इस बात को पूरी तरह समझाने के लिए स्टैनिस्लॉवस्की ने कक्षा में उपस्थित छात्रों को एक दृश्य प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिसमें एक छात्र दुकानदार बना जो अपनी दुकान में बैठे हुए पैसे गिन रहा था। दूसरा छात्र जो उसके पास ही खड़ा था वो दुकानदार के क्रियाकलाप को बहुत अच्छी तरह देख रहा था, समझ रहा था। वो जो खड़ा हुआ था व्यक्ति वो नीम कुबड़ा था और नीम पागल था। जब भी उस दुकानदार बने किरदार की नज़र उस कुबड़े किरदार पर जाती तो दुकानदार के मन में सवाल उठता कि यार ये कुबड़ा व्यक्ति मेरे इर्द गिर्द ही क्यों बना रहता है, क्यों मेरे आसपास रहता है। इस बिंदु पर उसे लगा कि बिना इस पहेली को सुलझाए आगे बढ़ना मुश्किल है। तो उसने क्या करा, एक आधार कल्पित किया। आधार कल्पित किसके से किया, निर्देशक की सहायता से कल्पना की कि यह पत्नी के सौंदर्य और स्वास्थ्य की नीम पागल साले की संगत के रूप में चुकानी पड़ रही। क्या पत्नी के सौंदर्य और स्वास्थ्य की कीमत थी जो उसके कुबड़े और नीम पागल साले की संगत के रूप में चुकानी पड़ रही थी। दोनों भाई बहन, पत्नी और एक साला, ये जुड़वा थे और प्रसव के समय माँ, साला और उसकी पत्नी दुकानदार की, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए थे। तो अब इनमें से किसको बचाया जाए, तो ये सोचा गया कि कुबड़ा व्यक्ति जो कुबड़ा साला है उसको नहीं बचाया जाए और माँ और पत्नी जो बच्ची थी उसको बचा लिया जाए। अब जो है सौभाग्य से क्या हुआ कि वो तीनों बच गए, माँ भी बच गई, लड़की भी बच गई, लड़का भी बच गया। पर वो क्या हुआ कि जो लड़का था वो कुबड़ा और नीम पागल बन गया के रूप में दुनिया में आया। तो अब क्या हुआ कि ये जब सब सोचा उसने, सब सारी कल्पना उस दुकानदार बने किरदार ने की, तो उसके जो हृदय में करुणा का संचार हो गया। वो साले के प्रति करुणा से भर उठा और आगे के जो दृश्य थे उसमें कल्पनातीत परिवर्तन उपस्थित हुआ। आगे के प्रसंग में नीम पागल को, अब आगे और था कि जिसमें नोट जलते हैं उसकी जो खुशबू है वो नीम पागल को बहुत अच्छी लगती है। तो नीम पागल को नोटों के जलने से बहुत आनंद प्राप्त हुआ। उसका आनंद दृश्य में, उसका जो आनंद था वो दृश्य में अनेक परिवर्तन उपस्थित कर गया। और इसके बाद दुकानदार अभिनेता को अपनी पत्नी के साथ अपने संबंध को पुनः परिभाषित करने का अवसर दिया। उसे अनुभव हुआ कि अब ये सारा मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा था। उसे किसे अनुभव हुआ, दुकानदार को अनुभव हुआ कि इस नई विधि से जब वह अभिनय करता है तो उसमें जीवंत संवेदनाएं जागृत होती हैं। काल्पनिक आधार को जब वो वास्तविक समझ के अभिनय करता है। और उसने यह भी अनुभव किया कि सफलता के मूलाधार इस नई प्रणाली के दो प्रारंभिक सूत्र हैं। एक तो जादुई अगर, मैजिक इफ़, अगर ऐसा हो, अगर, और प्रदत्त परिस्थितियाँ। और जो प्रदत्त परिस्थितियाँ जो बताई गई हैं, प्री डिसाइडेड परिस्थितियाँ जो हैं कि भाई ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर आप ये करेंगे, फिर आप वो करेंगे, ये पूरा जो है। और इन दोनों के जो जुड़ने से क्या होता है कि उन्होंने ही उसकी वस्तु अंतश्चेतना को जगाया, फिर भौतिक चेष्टाओं की तफसील अर्थात बारीकियों में जाने की प्रेरणा दी। इसलिए जब उसे भौतिक चेष्टाओं में संलग्नता के साथ सीधे अंतश्चेतना को जगाने के पथ पर ही बढ़ना चाहिए। उस छात्र ने देखा, पहले तो वो अपनी कल्पना शक्ति को जगाकर सक्रिय नहीं कर पाता था, लेकिन अब तो वह जागकर व्यापक रूप में ग्रहण हो जाती है, अपने आप पैदा हो जाती है। स्टैनिस्लॉवस्की ने कहा, हाँ, अब यह व्यापक रूप में जागरूक है। अब तुम्हें संकल्पनाओं की खोज ही नहीं, उन्हें जीना है और उनकी वास्तविकता को अनुभव करना भी आसान लगेगा। यह बदलाव इसलिए आया क्योंकि पहली बात तो तुमने अपनी कल्पना के बीजों को बंजर भूमि में बो दिया, मतलब कुछ उसके रिजल्ट, परिणाम क्या मिलेंगे पता नहीं था। ठीक है, बाहरी विद्रूपताएँ, बाहरी जो असमानता, विद्रूपताएँ, झूठ, भौतिक उत्तेजना और गलत भौतिक जीवन सच्चाई और अनुभूतियों को जगाने के लिए खराब ज़मीन है। जब तक उसमें कल्पना के बीज नहीं डलेंगे तब तक उसमें से हमारा अवचेतन मन जो है वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। तुम अपनी कल्पनाओं को हवा में या अंतरिक्ष में अथवा सामान्य रूप में सक्रिय नहीं करते,
वे अब अरूप रहेंगी, उनका कोई रूप नहीं होगा। हम बड़ी प्रसन्नता से वास्तविक भौतिक चेष्टाओं को उनमें अपने विश्वास की दशा में उन्मुख होते हैं। अब वे पुकारने आ जाती हैं अपने आप। भौतिक परिस्थितियाँ और इसके पहले क्या कि एक जो अगर और भौतिक परिस्थितियाँ को जोड़ने से आत्मा और शरीर का संबंध बनता है, और जब आत्मा जुड़ जाती है तो भावनाएं जागृत होने लगती हैं और वो किरदार के रूप में अभिनेता आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब क्या बोलते हैं, हम भूमिका के भौतिक शरीर की संरचना के लिए सचेतन तकनीक का उपयोग करते हैं और उनकी सहायता से अपनी भूमिका की आत्मा के उपचेतन के जीवन की सफलता के साथ संरचना, भूमिका के जीवन के उपचेतन सबकॉन्शियस जो है वो साकार हो जाता है। वो कहाँ है हमारे पास उन लाइनों के बतौर हैं और प्रदत्त परिस्थितियों के, ये सारी चीज़ें जोड़ के वो माहौल वो स्थितियाँ बन जाती हैं और फिर वो मानवीय आत्मा की संरचना होती है, किरदार के आत्मा की संरचना होती है और फिर वो अभिनेता जो है अभिनय यात्रा में संलग्न हो जाता है। स्टैनिस्लॉवस्की ने अभिनय और यात्रा में समानता पाई है। इस आधार पर अपनी कार्यप्रणाली को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि क्या तुमने कभी लंबी यात्रा की है? अगर की है तो याद करो कि जो कुछ तुम अनुभव करते हो, देखते हो, दोनों में एक के बाद एक परिवर्तन होते हैं। रंगमंच पर भी वैसा ही होता है। भौतिक दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अपने को बराबर नई और बदलती हुई परिस्थितियों, मनोदशाओं, काल्पनिक परिवेश और रचना के बाहरी स्वरूप में पाते हैं। नए नए लोग ट्रेन में आ रहे हैं, तो कुछ लोग उतर रहे हैं, उनसे ये सारी चीज़ें जो है, नई परिस्थितियाँ, नया स्टेशन आया है, वहाँ के हाकर अलग तरह के आवाज़ लगा रहे हैं। तो हर जगह एक नई परिस्थितियाँ, बदलती परिस्थितियाँ और मनोदशाओं से हम साक्षात्कार करते हैं। अभिनेता नए लोगों से मिलता है, उनकी ज़िंदगी में सहभागी बनता है। भौतिक कार्यों की यह श्रृंखला उसे नाटक के भीतर और बाहर निर्देशित करती रहती है। उसका रास्ता इतनी अच्छी तरह तय होता है कि वो भटक नहीं सकता। इसकी रुचि तो अब वो भटकेगा क्यों? क्योंकि कलाकार तो पहले से ही प्रभावित है उस किरदार से। वह अपनी भूमिका के सुंदर और काल्पनिक परिवेश तथा उससे उत्पन्न भावनाओं से प्यार करता है। यात्रियों की भांति अभिनेता अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वास्तव में और भौतिक रूप में अपनी भूमिका का अनुभव करते हैं, कुछ बाहरी रूप मात्र को फिर से प्रस्तुत करते हैं, कुछ घिसी पिटी टिकड़मों में लिप्त रहते हैं, जैसे कोई व्यवसाय हो, कुछ अपनी भूमिका को साहित्यिक और शुष्क व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो वाचिक अभिनय में डूब जाएंगे, बड़ा बड़ा डायलॉग बोलते हैं और शब्दों को बिल्कुल चबा चबा के बोल रहे हैं। वो जो है वो नाटक नहीं रह जाता। फिर वहाँ कोई एक और ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें कृत्रिमता आ जाती है। अब अभिनेता, एक छात्र ने पूछा स्टैनिस्लॉवस्की से कि अभिनेता को गलत रास्ते पे जाने से कैसे रोका जा सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हर जंक्शन, दो राहे, तिराहे, चौराहे पर तुम्हें सुप्रशिक्षित, अनुशासित दिशा निर्देशक चाहिए। इसका मतलब कि डायरेक्टर विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स इफ़ योर imagination throw you in a different way, then the director will take care. Director will immediately catch you. अरे भैया ऐसा नहीं, गलत कर रहे हो तुम। एक छात्र ने सवाल किया कि अपने रास्ते को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने समाधान उपस्थित किया, पहले हमें यह लगेगा कि इस संबंध में वास्तविक भावनाओं के प्रयोग से कुछ बेहतर नहीं किया जा सकता। फिर भी अंतश्चेतना की वस्तुएं पर्याप्त वास्तविकता लिए नहीं होती, इसलिए भौतिक चेष्टाओं की ओर मुड़ने की आवश्यकता होती है। वो जो भी किरदार का मैनरिज्म है, किरदार की जो प्रस्तुति की जो विशेषताएं, चारित्रिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, जो भी हो, उसके अपनी बोलने की स्टाइल हो, है, उसके भाव भंगिमा, उसकी शरीर की भाषा अलग तरह से होती है। जहाँ कहीं भी तुम्हें सच्चाई और विश्वास मिलता है, तुम्हारे मन में भावनाएं जागती हैं और अनुभूति होती है। इसकी परीक्षा तुम उन छोटे छोटे कामों से कर सकते हो जिन पर तुम वास्तव में विश्वास करते हो। तुम पाओगे कि तत्काल अंतःप्रेरणा से स्वाभाविक रूप में भाव जाग उठेगा। अब छोटी सी बात है, एक नौकर आया और शुरुआत में वो सफाई कर रहा है, पेपर जमा रहा है और अपने मालिक के बारे में कुछ बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है और उससे दर्शक को एक गति मिल रही। फिर उन्होंने रंगमंच पर नाटक की शान और उन स्थलों में भी जब तुम उच्चतम त्रासद
दुख और नाटकीय की परिस्थितियों से गुजरते हो, ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। फिर उन्होंने शेक्सपियर के नाटक ओथेलो का प्रकरण उठाया, जिसमें लेडी मैकबेथ अपने त्रासद अवसान की ओर बढ़ रही है। उसके हाथ में जो खून लगा है उसे वह धो रही है, जबकि खून नहीं है, लेकिन वो उसके सबकॉन्शियस में वो बात बैठ गई है कि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं डंकन के। अब शेक्सपियर जैसे महान लेखक ने अपने महान नाटक की रचना इसलिए की थी कि वह नायिका को अपने हाथों को धोते हुए अथवा ऐसे ही छोटा सा स्वाभाविक कार्य करते हुए दिखाए। इस पर स्टैनिस्लॉवस्की थोड़ा नाराज हो गए। उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में जवाब दिया, कितनी भ्रांत धारणा है कि त्रासदी के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। अभिनेता के तनाव, उत्तेजना, त्रासद, अनुभूति और अंतःस्फुरण, अंतर से जो आने वाली भावनाएं हैं स्फुरित हो रही हैं, उन सभी को कैसे भुला बैठे। सभी विलक्षण तरकीबों से भरे झोले को छोड़कर अपने को छोटी छोटी गतिविधियों में उन्होंने कैसे, सच्चाइयों में उन्होंने कैसे उनकी वास्तविकता पर ईमानदारी के साथ विश्वास में सीमित कर दिया। छात्रों को समझाते हुए उन्होंने कहा, तुम यह समय के साथ इस बारे में तुम्हारी समझ समय के साथ समझोगे। भावना का अनुभव करने के लिए ध्यान का केंद्रीकरण कितना आवश्यक है। तुम्हें यह भी एहसास होगा कि वास्तविक जीवन में भी भावना के महान क्षण किसी सामान्य, छोटी और स्वाभाविक गति से परिपूर्ण होते हैं। याद कीजिए, किसी परिवार के सदस्य के बीमार होने और मरणासन्न होने के समय उत्पन्न होने वाले भाव, उस मरते हुए आदमी का निकट मित्र, उसकी पत्नी किन भावों से भरे होते हैं। कमरे में शांति बनाए रखना चाहते हैं, डॉक्टरों के आदेशों का पालन करते हैं, उसका ताप मापते हैं, आत्मीयता से उसे छूते हैं, भावावेश में उसे छूते हैं। मृत्यु के साथ जो संघर्ष चल रहा है उसमें यह सभी छोटे छोटे काम बहुत विचारणीय होते हैं। हम कलाकारों को इस सच्चाई को भलीभांति समझना चाहिए कि छोटी छोटी भौतिक गतिविधियां जब प्रदत्त परिस्थितियों में जोड़ दी जाती हैं तो भावना पर अपने प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण हो उठती हैं। वास्तव में खून धोए जाने ने लेडी मैकबेथ की महत्वाकांक्षा की संपूर्ति में बड़ी सहायता की थी। यह मात्र संयोग नहीं है कि वह अपने आत्मा लाभ में बराबर डंकन की हत्या से संबंधित खून के धब्बे याद करती है। एक छोटा सा भौतिक कार्य बहुत बड़ा अंतर्निहित अर्थ ग्रहण कर लेता है। भीतर का बहुत बड़ा संघर्ष ऐसे बाहरी कार्यों में अपने लिए निकास द्वार पा जाता है। स्टैनिस्लॉवस्की के अनुसार रंगमंच के छोटे छोटे व्यापारों का भावनाओं से बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी भावनाओं को प्रभावित करने के लिए प्राथमिक व्यापारों के ऊपर इतना अधिक दबाव क्यों दिया जाता है। उन्होंने स्वयं कहा, तुम किसी अभिनेता से कहते हो कि उसकी भूमिका मनोवैज्ञानिक चेष्टाओं और त्रासद गहराइयों से भरी हुई है, तो फिर क्या हो रहा है। वो इमीडिएटली क्या होता है उसका, वो तुरंत विद्रूपन से, झूठ से भरने लगता है, अपने भावों को अतिरंजित करने लगता है, उसे टुकड़े टुकड़े करने, उसकी अपनी आत्मा में उत्खनन करने और अपनी भावनाओं के साथ हिंसात्मक व्यवहार करने लगता है। लेकिन अगर तुम उसको आसान सी भौतिक समस्या सुलझाने के लिए दोगे तो वह क्या करेगा, वह उसे रोचक और प्रभावपूर्ण परिस्थितियों से आवृत कर देगा, ढांक लेगा है, और उसके बाद फिर वह बिना किसी की प्रकार की उत्तेजना अनुभव किए, बिना इस गहराई से सोचे कि उसके काम का परिणाम मनोवैज्ञानिक होगा या त्रासद नाटकीय, उसे क्रियान्वित करने में तत्पर हो जाता है ना। अब इसको और समझेंगे। अब किसी भावनाओं को इस तरह उठाने में तुम उसे सारी हिसाब से बचा लेते हो, तुम्हें बड़ा स्वाभाविक अंतः स्फुरित और परिपूर्ण परिणाम देखने को मिलता है। महान लेखकों की रचनाओं में साधारणतम कार्य भी महत्वपूर्ण अनुषंगिक परिस्थितियों से घिरे होते हैं, एक के बाद स्टेज वाइज। उनमें हमारी भावनाओं को जगाने के लिए हर प्रकार के प्रलोभन अंतर्निहित होते हैं। सूक्ष्म भावनात्मक अनुभवों और अत्यंत सबल त्रासद क्षणों को पाने का एक और साधारण सा व्यवहारिक कारण भौतिक चेष्टाओं के माध्यम से है। महान त्रासद ऊंचाइयों को पाने के लिए अभिनेता को अपनी रचनात्मक शक्ति को क्लाइमेक्स, चरम अवस्था तक विस्तृत करते जाना चाहिए। यह बड़ा कठिन कार्य है, मगर उसमें अपनी इच्छा शक्ति को जगा सकने की स्वाभाविक क्षमता नहीं है तो वह अपेक्षित अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है। इस रचनात्मक मनोदशा मनस्थिति को तो केवल रचनात्मक उत्साह से प्राप्त किया जा सकता है और उसे आसानी से सक्रिय नहीं किया जा सकता। अगर तुम अस्वाभाविक साधनों का प्रयोग करोगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि तुम किसी गलत दिशा में चले जाओगे और वास्तविक भावना जगाने के बदले अति नाटकीय व्यवहार करने लगोगे। आसान रास्ता तो सुपरिचित, स्वाभाविक और यांत्रिक है। इस मार्ग में बहुत कम बाधाएं हैं। अत्यधिक त्रासद और नाटकीय क्षणों में इस तथ्य के आधार पर भौतिक चेष्टाओं के महत्व पर
बल दिया जाता है। जितने वे सरलतर होंगे उतनी ही सरलता से उन्हें पकड़ा जा सकता है। हमेशा यांत्रिक अभिनय से बचना चाहिए, तुम्हारे वास्तविक लक्ष्य की ओर आसानी से पहुंचा देते हैं। भूमिका के त्रासद अंश तक बिना सामयिक अनुपात, बिना सांस रोके, बिना हिंसा के पहुंचने की कोशिश करो। यह कार्य सर्वोपरि है। अब मैं इसमें एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। फिल्मी जगत में बलराज साहनी जो थे और एक मोतीलाल, जो दो अभिनेता थे जो बहुत नेचुरल एक्टिंग करते थे। उनको कोई भी प्रकार की एक्टिंग हो, त्रासद हो, दुख हो, खुशी हो, उसको इस तरह से व्यक्त करते थे जैसे वो वास्तविकता में उन क्षणों को जी रहे हैं, और उसमें कोई चिल्ला चोट या हाथ पैर फैलाना, मारना और वाचिक अभिनय में उतार और चढ़ाव का ये कुछ नहीं। बहुत सरल तरीके से वो किसी भी किरदार को अदा करते थे। तो सरल और सहज यह कार्य सर्वोपरि है, लेकिन अचानक नहीं होना चाहिए। अपनी बाहरिक भौतिक चेष्टाओं की परंपरा का सही रूप में निर्वाह करते हुए, उस पर विश्वास करते हुए धीरे धीरे सतर्कता के साथ उस अंश तक पहुँचो। जब तुम अपनी भावनाओं तक पहुँचने की इस तकनीक पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लोगे तो त्रासद क्षणों के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगा, और फिर तुम उससे भयभीत नहीं होगे, डरोगे नहीं। नाटक, त्रासदी या कॉमेडी अथवा अन्य किसी प्रकार का रंगारंग प्रदर्शन तक पहुंचने का प्रयास उन प्रदत्त परिस्थितियों के कारण बदल जाता है जो रूपायित होने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों के चारों ओर होती है। उन परिस्थितियों में इन क्रियाकलापों की मुख्य शक्ति और अर्थ अंतर्निहित होते हैं। फलतः जब तुमसे किसी त्रासद अनुभव को प्रदर्शित करने के लिए कहा जाए तो स्वयं अपनी भावनाओं के संबंध में बिल्कुल न सोचो, यह सोचो कि तुम्हें करना क्या है। तो ये दूसरा भाग 19वें एपिसोड का, जिसमें हमने मानवीय आत्मा की रचना, किरदार की आत्मा की रचना किस प्रकार की जाती है। अब वहाँ पे देखिए एक परिभाषा है कि एक्टिंग इज लिविंग अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस। थोड़ी देर के लिए आपकी माँ का शव, किरदार की माँ का शव नीचे ज़मीन पर रखा हुआ है और उसको ठटरी में बांधने की तैयारी चल रही है। लड़का उनको देख के, बहुत अकेला लड़का है, पिता पहले मर चुके हैं। अब उसको डायलॉग बोलना है कि माँ तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकती, तूने अपने बदन का दूध मेरे शरीर में खून बनाकर डाला है, माँ मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मौसी मेरी माँ को मैं नहीं ले जाने दूंगा, ऐसे करके जो। तो ये सारी इमेजिनरी है। उधर कैमरा लगा है, लाइट्स लगी है, साउंड रिकॉर्डिंग हो रहा है, कुछ लोग इधर खड़े हैं, कुछ लोग उधर खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं, और फिर कैमरे का शॉर्ट डिवीजन होता है कि भाई क्लोजअप है, मिड शॉट है, लॉन्ग शॉट है, कवर शॉट है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगले एपिसोड में फिर हम जो मनोवैज्ञानिक अभिनय की पद्धति है उसके बारे में चर्चा करेंगे 19वें एपिसोड के तीसरे भाग में। तब तक के लिए विदा लेता हूं मैं आपसे। और अगर आपने चंद्रशेखर बिरसरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो या लाइक नहीं किया हो तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।